हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIOS बोर्ड का पेंटिंग। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई बच्चे 11वीं क्लास में हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? CBSE पढ़ते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य जागरण है। पुण्य जागरण 11वीं क्लास में आता है हिस्ट्री में। तो इसको ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपको 11वीं में भी काम आ जाएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है कि पुण्य जागरण का अर्थ क्या होता है। जैसे पुण्य जागरण नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दोबारा से हमें जागना, यानी पुण्य जागरण। कहते हैं ना, जब जागा तभी सवेरा। कुछ ऐसी बात इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं नव जागरण में क्या कहना चाहता है। इसमें यही कहना चाहता है, रेनेसेंस का अर्थ पुण्य जीवन या पुण्य जागरण होता है। यह 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी की कला और वास्तुकला के साहित्य के पुण्य जागरण का चित्रण करता है। पुण्य जागरण यूनानी, ग्रीक, रोमन, प्राचीन पुराण और प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर से पुण्य उत्थान के साथ शुरू होता है। इस काल के नए प्रयोग, नए तरीके की विवेचन शक्ति एवं नए नियम तथा नई खोज का युग माना गया है। दोस्तों, इस टाइम को यानी पुण्य जागरण काल को हमें कहा गया कि नई खोजों का युग माना गया है। इसी कारण इस युग को जागरण का युग भी माना गया है काफ़ी हद तक। इसी कारण पुण्य जागरण प्राथमिक से उच्च पुण्य जागरण तथा अंत में अति पुण्य जागरण के रूप में फैल गया। ठीक है, तो ये पुण्य जागरण का मतलब ही होता है दोबारा जागना। और इसमें इनके जागने के साथ साथ आपको भी जागना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब दोस्त जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आप जब तक पढ़ रहे हो NIOS तब तक करना ही पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब करके रहोगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा और आपका फ़ायदा भी रहेगा। ठीक है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके कोई दोस्त हो जो NIOS में पढ़ते हो और उनको कुछ मेरे जैसे ट्यूटर की ज़रूरत है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो शायद मिल जाए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का हेल्प हो जाए। ठीक है, इतना ही मोटिव के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप देखते हो वीडियो तो पूरा देखिए। पता है कैसे क्या होता है कि आप आधा वीडियो देख लेते हो और फिर मेरे बारे में गलत सोचने लग जाते हो कि भाई मेरे समझाने का तरीका गलत है। नहीं, आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना दोस्तों, तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि मैं पूरा हिस्ट्री जो इसमें लिखी होती है वो बात बताता हूँ, लेकिन बाद में जो होता है मैं अपनी थिंकिंग देने की कोशिश करता हूँ, अब उसके बारे में पूरा सारांश देने की कोशिश करता हूँ। और जो सार आपको अगर समझ में आ जाता है तो मेरा विश्वास है कि आप एग्जाम में एक क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, चाहे जो मर्जी हो जाएगा करके आओगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो मेरे वीडियो देखते हैं या मेरे पास पढ़ते हैं वो कभी भी सोचते नहीं है या कुछ कहते नहीं हैं, वो सिर्फ करके आते हैं। ठीक है, करना, देखिए कहते हैं ना, कर्म करने वालों को सोचना नहीं होता, वो कर्म करता है, और जिसको कर्म नहीं आता है वो सोचता ही रहता है। ठीक है, देखिए इसी आशा के साथ कि आप लाइक शेयर वीडियो करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यद्यपि 14वीं शताब्दी पुण्य जागरण में डुब्बो तथा मनचिसी यानी मोकोसिस नामक प्रतिष्ठित कलाकारों का उदय हुआ, जिसके पास शरीर संरचना के संबंधित ज्ञान, ठीक है, ज्ञान तो कम था, लेकिन देखो इसमें क्लियर बोल दिया है कि शरीर संरचना और संबंधी ज्ञान बहुत कम था। फिर भी लेकिन 12वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोपीय वास्तुकला को वर्णन करने की मेगा शक्ति थी। बताइए, मैं कहा ना कि किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो डिसएडवांटेज में क्यों ना हो, उसके पास ईश्वर हर तरह का ज्ञान दे रखा है, सिर्फ उसको उभारने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के पास तो सब कुछ है, तो आपके पास भी बहुत ज्ञान है दोस्तों, सिर्फ आपको चैप्टर को समझना होगा, मोटिव को समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पेंटिंग में वैज्ञानिक समय और दृष्टिकोण को अच्छी तरह से चित्रित किया। देखिए आगे वाला जो पेंटिंग है हमारा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आधुनिकता की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिकता की ओर जा रहे हैं तो उसके पेंटिंग में भी आधुनिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्हीं युगों में कलाकारों की शारीरिक संरचना के ज्ञान का अभाव था, फिर भी उनकी चित्रकला में वैज्ञानिक अनुपात तथा अवलोकन का गुण देखने को मिलता है। 15वीं शताब्दी के पुण्य जागरण काल में कला तथा प्रकृति में संतुलन तथा समन्वय पर प्राप्त जोर दिया गया। देखिए पुराने समय में भी प्राकृतिक को संतुलन करने पर जोर दिया गया, लेकिन आज जो लोग हैं MA, BA, डिप्लोमा, डिग्री, PhD करके भी प्राकृतिक का संतुलन करने में सक्षम नहीं है। सक्षम न करने की वजह से क्या हुआ है, प्राकृतिक ने खुद उनका जो है विनाश कर रही है। ठीक है, तो यही बात है। देखिए जो अनपढ़ लोग भी होते हैं वो भी जानते हैं कि अगर हमारा अस्तित्व बनाए रखना है तो प्राकृतिक को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, कि प्राकृतिक नहीं तो हम नहीं। तो देखिए जिनके पास
उस समय ज्ञान नहीं था, वो भी ये काम किया करते थे। लेकिन आज जो है पीएचडी डॉक्टरेट कर चुके व्यक्ति भी या प्रशासन भी या कोई भी हो, प्राकृतिक के साथ कोई भी मतलब लगाव नहीं रखता, सिर्फ वो लोग अपना मोटिव देखते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है। चलिए ये तो उनकी प्रॉब्लम है, हमें से क्या, हम तो यही सोच के रह जाते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। देखिए वो बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अथॉरिटीज होती है प्राकृतिक को संतुलित करने के लिए। प्रकाश एवं छाया, प्रतिकरण तथा परिदृश्य के सपना पर पूरा ध्यान दिया गया। देखिए कोई भी अगर आप पेंटिंग बनाते हो ना दोस्तों, अगर मान लो पेंटिंग कोई बनाते हो तो आपको जिधर साइड से प्रकाश आ रहा होता है, ठीक है, उधर साइड से आपको थोड़ा फीका मारना पड़ता है और दूसरे साइड से गूढ़ा देना होगा, यानी कुछ इस तरह से देने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसे दोगे तभी जाके जो है आपका जो चित्र है वो काफ़ी सही दिखेगा, क्योंकि प्रकाश इधर से आ रहा होता है ना, प्रकाश इधर से बॉल आ रही होती है, उधर से हमें थोड़ा फीका मारना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके आपका समावेश बनेगी किसी चीज़ में, ठीक है। अगर ये नहीं दोगे ना तो आपका कला जो होगा बेकार बन जाता है फिर। और प्रैक्टिकल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे बनवाए जाते हैं, और वहाँ पर बच्चा को यही ज्ञान को वहाँ पर देखा जाता है। इस युग के बहुत प्रसिद्ध कलाकारों ने दिमट और भित्ति, यानी डॉक्टर भित्ति जो था, रैफेल और माइकल एंजेंस जिक्र किया जाता है। व्यवहारिकवादी कलाकारों में उच्च पुनर्जागरण युग के सिद्धांतों की दृढ़ रूपता असंगत ठहराया, और इस स्तर पर मानवीय संवेग और भाव और भंगिताओं पर शारीरिक संरचना को अधिक महत्व दिया गया। तो ये जो भित्ति है उसने काफ़ी इस पर प्रयोग किया था दोस्तों। देखते हैं आगे हमारा क्या कहता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ही था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेंटिंग की जो आकृति है वो बदलता जाएगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि कलाकार ने आधुनिकता का पूरा प्रयोग किया है, ठीक है। इसमें एक महिलाओं को बनाया है, महिलाएं किस अवस्था में खड़ा है ये आप अपने पेंटिंग में देख सकते हो, या डाउनलोड भी इंटरनेट से कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है, और क्योंकि हम पुण्य जागरण काल में आ चुके हैं तो इसमें क्लियर कहा गया है कि जो पेंटर थे उन्होंने अपने विवेक ज्ञानों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, शरीरों का इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखते हैं इसमें और क्या विशेषता है दोस्तों। आपने जो ये चित्र देखा था वो एक चित्र था वीनस का जन्म, ठीक है, वीनस शीर्षक जो है इसका वीनस का जन्म दिया गया है। कलाकार जो है सैंड्रो बेल्टिचो यानी सैंड्रो बोटेचोली थे। माध्यम जो था कैनवस पर डिस्पेम्पर बनाया गया था, ठीक है, जिसका समय काल जो थी 1485 से 1486 की काल थी, यानी 1485 से लेकर 1486 के आसपास माना गया है। शैली जो थी पुनर्जागरण काल था, और संकलन जो थी फ्लोरेस गॉलेरिया डेंगू सेफिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके सामान्य विवरण क्या कहता है 1486 के आसपास डेनिस बेतिचोलिस ने वीनस का जन्म नामक चित्र बनाया। पूरी सदी के महान प्राचीन यूनानी कलाकार का श्रेष्ठतम कृतियों से प्रेरणा पाकर बनाया गया था ये, यानी जो उस समय के जो कलाकार थे सर्वोत्तम उनसे प्रेरित होकर बनाया था। इसकी गणना की जाती है प्राचीन ग्रीक कलाकारों की प्रेरणा से बनी ये कलाकृति पुनर्जागरण की सबसे बड़ी मिसाल है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये दी गई थी। इन चित्र में ग्रीस की प्राचीन देवी वीनस की सोपी, ठीक है, सीपी में से पैदा होते दिखाया गया। आपने देखा ही होगा कि सीपी के ऊपर वो खड़ी है, दिखाया गया है, और उसको निवस्त्र देवी माना गया। देखिए उसको जो बनाया, क्योंकि जब कोई भी जन्म लेता है व्यक्ति, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो निवस्त्र ही होता है, तो इनको भी निवस्त्र देवी को बनाया गया है, ठीक है, कि संसारिक प्रेम के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम को निरूपित किया है। देखिए ये आध्यात्मिक प्रेम को दिखाया गया है, यानी आध्यात्मिक, ठीक है। सौंदर्य तथा सत्य के प्रतीक के रूप में वह वीनस एक पूरी व्यास स्त्री के रूप में दिखाई गई, यानी व्यास यानी बड़ी हो चुकी होती है उस रूप में दिखाया गया है। इसी चित्र में एक ऋतुओं की देवी उपस्थित होती है जो वीनस के फूलों से कढ़ा हुआ कसीदा किया हुआ कपड़ा देती है, जिसे वह अपना शरीर ढक लेती है। देखिए प्राकृतिक भी उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है, उसको शरीर ढकने के लिए उसको कपड़े की जगह पर फूलों की बनी हुई प्रदान देती है। दूसरी ओर पवन देव जैसे देवदूत वायु की प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। वीनस इन दोनों के बीच की विनम्रशील मुद्राओं में खड़ी है, जिसको देखकर प्राचीन ग्रंथिक कला और मूर्तियां का स्मरण होती है। वीनस की शरीर संरचना पूर्ण रूप से प्राचीन यथावाद का प्रदर्शन। देखिए ये जो वीनस की शरीर जो बनाया गया ना, यथावाद कलाकार के बारे में बताई गई कि ये यथावाद कला को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि वीनस की गर्दन लंबी दिखाई गई। देखिए इसमें यह बोला गया कि यथावाद में जो थी उस समय गर्दन जो हुआ करते थे लंबी नहीं होती थी, इसलिए जो कहते हैं यथावाद का प्रदर्शन नहीं किया गया है, ठीक है। तथा बायां कंधा असामान्य तरीके से किसी कोण पर झुकी हुई है, जिसके शरीर के अंग पतले और लंबे हैं।
अप्राकृतिक प्रकाश के प्रयोग से चित्र में कोमल और शांतिमय सौंदर्य का भाव। देखिए उस समय कलाकार जो था अप्राकृतिक प्रकाश का भी प्रयोग करने की कोशिश करता था। देखिए दोस्तों, जो कलाकार है पेंटिंग में उसको इस बात की जरूर नॉलेज होती है कि कोई भी पेंटिंग में प्रकाश का एक विशेष महत्व रहता है। ठीक है, अगर उस महत्व के बारे में अगर आप समझ लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इधर साइड से प्रकाश आता है, आपको पता है, उधर साइड से फीका पड़ जाती है, और इधर प्रकाश नहीं पड़ती, वो डार्क होती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है आपको प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है और आपको उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना होता है। तो वहाँ पर जो आपको एग्जामिनर होगा इन्हीं बातों का ध्यान देगा कि बच्चे ने किस बेस पे इसको बनाया है। पढ़ाई लिखाई को आप मजाक ना समझिए। पढ़ाई जो भी हो, किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, पढ़ाई जो होती है वो आपके जीवन को यथार्थ देता है, एक स्थिरता देती है, एक कामयाबी के गुण दर्शाती है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है आपके अपने परिजन होते हैं उनको खुशी प्रदान करती है। इसलिए पढ़ाई को कभी दोस्तों मजाक न लो। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जो आपका ये पढ़ाई अच्छा हो, ठीक है, और माता पिता को भी खुशी दे। ठीक है, ये चित्र के बारे में तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये मोनालिसा है। मोनालिसा का चित्र जो है काफ़ी फेमस हुई थी, ठीक है, पुण्य जागरण काल में, और इसकी कला जो थी काफ़ी विशेष थी। इसी वजह से जो ये चित्र है काफ़ी फेमस थी। चलिए देखते हैं कि मोनालिसा का जो ये चित्र है आपने देख रहे हो, इसकी क्या विशेषता है, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो मोनालिसा है उसका शीर्षक मोनालिसा ही नाम दिया गया है। कलाकार जो है लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। ये बहुत अच्छा पेंटर थे जिन्होंने इसको बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया था। माध्यम था पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय रंग। देखिए पहाड़ी लकड़ी था, उस पर तेलीय रंग से इसको बनाया गया था। अब इसमें भी बहुत ही गुण रहस्य होती है। समय जो है 16वीं शताब्दी मानी गई है। शैली जो था पुण्य जागरण कालीन से बनाई गई थी। इसको पुण्य जागरण काल में बनाया गया था। आकलन था लूव्र संग्रहालय पेरिस में इसको रखा गया। आज भी ये जो है आप जाके पेरिस में देख सकते हो। जो विदेशों में जाते हैं उनको इनके लिए आसान होगा, ये देख सकते हैं कि वहाँ पर ये अभी भी संग्रहित रखा गया। इसमें जो बताया गया है, इसमें लियोनार्डो डा विंची ने जो 1452 से लेकर तो 1519 तक अपने तात्विक जीवन को बनाया था और चित्रकारी में अपना विशेष ध्यान दिया था। उस समय एक वैज्ञानिक तथा कलाकार के रूप में जाने जाते थे। उसकी विभिन्न प्रसिद्ध कलाकृतियों में लास्ट सपर, वर्जन ऑफ रॉक, मोनालिसा जो थी काफ़ी विशेष थी, रूप से विश्वव्यापी स्थानों में से मानी जाती है। मोनालिसा की 16वीं शताब्दी की पहाड़ी लकड़ियों पर तेलीय माध्यम से बनाया गया था। ये विशेष थी। यह चित्र एक महिला का है जिसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमय मुस्कुराहट है। आप देखिए भी होगा चित्र में एक रहस्यमय मुस्कुराहट है, मानो वो दर्शक का स्वागत कर रही हो। ठीक है, लियोनार्डो ने इस चित्र को पिरामिडिक डिजाइन, ठीक है, यानी स्तंभीय डिजाइन बनाया है, जिसमें उसके जुड़े हुए हाथ आधार का काम करते हैं। प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता देखी गई है। चेहरा, बाल, घूंघट तथा छाया जैसे विभिन्न तथ्यों को दीपित की गई है। मोनालिसा के चित्र में उनके चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई देते हैं। भाव या पलक पर नहीं दिखाई देते हैं, यानी जो पलक है उस पर भी भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी महिलाओं के चित्र के चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी आंखों देखने के बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। उसके मुंह पर देखने से मुस्कुराहट इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस चित्र को पार्श्व में एक विशाल प्राकृतिक दृश्य दिखाई देती है, जिसे बर्फ के ढके पहाड़, घाटी तथा तिरछी नदी चित्रित की गई है। मनुष्य के चित्र के निरूपण से चित्रकार डिनोचो ने मनुष्य की प्रकृति से जोड़ने के मुख्य दृश्य को परिलक्षित किया। यानी राइटर ने इसको क्या किया है, इस चित्र के माध्यम से प्राकृतिक और इंसान के संबंधों के विचारों का वर्णन करने की कोशिश किया है। ठीक है, इसमें इसको ने एक रहस्य में मुस्कुराहट देख के ये बताने की कोशिश किया है कि ये बहुत कुछ कहना चाह रही है। ठीक है, यानी उस समय के जो ये थे कलाकार लियोनार्डो डा विंची, वो भी बहुत ही विशेष गुण रखते थे, और उन्होंने इस चित्र के माध्यम से उन्होंने मानव और जो प्राकृतिक रूप में जो समावेश करने की कोशिश किया है वो सराहनीय है। यानी उनकी कार्यकृति बहुत ही उच्च कोटि की है। ये चित्र आप दोस्तों देख रहे होंगे, इसमें जैसे आप देख रहे होंगे ये पित्ता के नाम से जाना जाता है। इसमें दिखाया गया है कि एक माँ है, ठीक है, ये माँ है जिसने अपने बच्चे को जो मरा हुआ अवस्था में प्रेजेंट है उसको गोद में लेके बैठी पड़ी है। ये चित्र जो है बहुत विशेष खास अपना महत्व रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस चित्र में किसके बारे में बताया गया है और क्या कहना चाहा है, और इसके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं और क्या हमें याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, पित्ता जो है ये एक तरह का शीर्षक पित्ता यानी पीटा
ठीक है। कलाकार जो है माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो बहुत विशेष अपना कलाकृति में और पेंटिंग में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया हुआ है इन्होंने, इसलिए माइकल एंजेलो के बारे में थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि माइकल एंजेलो के, ठीक है, बनाए हुए पेंटिंग के नाम बताएं और किस समय में ये थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप दिमाग में रखना और रखना जरूरी भी है। माध्यम क्या था? संगमरमर मूर्ति बनाई गई थी, संगमरमर को खुदाई करके बनाई गई थी। समय जो था 1498 यानी 1498 से 1499 तक की शैली बताई गई है। शैली जो थी पुण्य जागरण बताया गया था। संकलन सेंट पीटर रोम में है, यानी रोम में आज भी इस चित्र को जो है आपका जो है रखा गया है। माइकल एंजेलो द्वारा सन 1490 यानी 1498 से 99 में पीटा तो यह मूर्ति निर्मित की गई थी। इससे संगमरमर की एक विशाल शिला में बनाया गया था, यानी संगमरमर पे बनाया गया था। इस प्रसिद्ध मूर्ति को कुमारी मैरी को निर्जीव यीशु के शरीर को गोदी में लिया हुआ दिखाया गया है। जो गोदी में ले रखे हैं वो कुमारी मैरी हैं, ठीक है। और जो निर्जीव पड़े हुए हैं यीशु जो है उनको गोद में लिए हुए बैठे पड़े हैं। माँ बैठी है तथा यीशु मृत अवस्था माँ के गोद में है। मूर्तिकार की कला में पुण्य जागरण युग के सौंदर्य का प्राचीन आदर्श तथा कलाकार की अपनी अंतदृश्य और अभिव्यक्ति के समावेश को संतुलित करती है। यानी देखिए उस समय भी जो कलाकार थे, ये जो थे माइकल एंजेलो थे, उन्होंने काफ़ी कुछ प्राकृतिक की जो रहस्य थी उसको बताने की कोशिश किया है। अब जो देखिए वहाँ पर माँ की जो अवस्था और जो पुत्र जो मृत अवस्था में उनकी अवस्था देखिए, दोनों को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपने इस कला में दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। इस वस्तु संरचना की आकृति स्तंभीय है। यहाँ पर कलाकार ने मैडोना की सुचिलित सिद्ध करने के लिए मैडोना को उसके पुत्र यीशु से कम उम्र का दिखाया गया है। आप देख से भी सकते हो चित्र में कि माँ को कम उम्र में दिखाया गया है। माइकल एंजेलो की यह मूर्ति रचना सबसे उत्कृष्ट और परिष्कृत है। मूर्ति के सजे और वस्त्रों का अद्भुत समावेश है। सही संरचना अद्भुत है। माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया डेविस मोसिस तथा रोम में स्थित स्टर्न के चर्च की छत पर गिले प्लास्टर पर बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही मशहूर है। तो ये सारे जो है इन्होंने काफ़ी चित्रों का वर्णन किया है, लेकिन जो इन्होंने चित्र इसमें बनाया गया पित्ता में, उन्होंने काफ़ी प्राकृतिक और मनुष्य के बीच के समावेशों का वर्णन किया है, ठीक है। और उसने एक अद्भुत चमत्कारी गुण को दर्शाया है, ठीक है। देखते हैं अगला हमारा क्या है टॉपिक। दोस्तों अगला जो है हमारा क्या है, दी नाइट वॉच। देखिए इसमें भी जो है काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश किया गया है। आप देखोगे तो इसको ये लगेगा कि इसको किसी ने कैमरे से फ़ोटो खींच के बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको पेंट के रूप में बनाया गया था, क्योंकि हम पुण्य जागरण काल में आ चुके हैं और पुण्य जागरण काल के हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें जो चित्र थी वो अपने विशेष गुणों के लिए जानी जाती थी, ठीक है। क्योंकि पुण्य जागरण का मतलब ही यही होता है कि पुण्य उदय होना और पुण्य समझ में आना, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में जो है क्या राइटर ने कहने की कोशिश किया है। द नाइट ऑफ वॉच, ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है द नाइट ऑफ वॉच। शीर्षक द नाइट ऑफ वॉच था, इसका शीर्षक यही नाम दिया गया। कलाकार था जो थे वो थे रोम्ब्रांट थे, ठीक है, रोम्ब्रांट। एंड माध्यम जो था कैनवास पर तेलिया रंग से इसको बनाया गया था, ठीक है। इसकी शैली जो था पुण्य जागरण काल ही माना गया है, ठीक है। ये संकलन कहाँ पर अभी स्थित है? ये है हैलेंड एमोसडस मेडिक्स संग्रहालय में अभी भी इसको रखा गया है। समय इसके बारे में क्या हम जानते हैं, देखिए क्या कहता है इसमें। रोम्बो एक डच चित्रकार थे, यानी डच के रहने वाले थे। वह एक यथावादी कलाकार थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यथावादी का जो पेंटर है उनके नाम बताइए, तो इनके भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रोम्ब्रा का भी नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अधिकांश चित्रों में हम प्रकाश का छाया और रहस्यमय प्रदर्शन देखते हैं। देखिए इन्होंने प्रकाश पर विशेष ध्यान दिया था और रहस्यवादी प्रदर्शन करने की कोशिश किया था। इनके प्रकाश के बारे में आप नहीं समझ पाओगे इतना इजीली। इस प्रकार से उसके चित्रों में चित्र की आत्मा का अधिक प्रदर्शन होती है, यानी आत्मा का उन्होंने अधिक प्रदर्शन करने की कोशिश किया है। कहते हैं 1640 से 1642 के बीच रिम्बो ने दी नाइट वॉच का चित्रण किया था। इसी काल के दौरान उन्होंने बनाया था और काफ़ी समय तक ये चित्र गहरी वर्णिश रंगों से पुती हुई परी रही, और जिससे लोगों का गलत संदेश मिला कि चित्रों में रात्रि के किसी दृश्य का वर्णन किया गया है। आपने भी देखा होगा तो यही सोच रहे होंगे कि रात्रि के दृश्य का वर्णन है। कहते हैं परंतु जब 1940 में वार्निश रोगन हटाया गया तो यह पता चला कि वह चित्र दिन के उजले जैसा प्रकाशमान में है, यानी ये दिन के उजाले में बनाए गए चित्र थे। ये चित्र एक युवा कप्तान को अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी की गैर सैनिकों को वहां से चले जाने का आदेश देते हुए दर्शाया गया है। तभी तो कहता हूँ आप चित्र को भी ध्यान से देखिए, चित्र भी बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। इस चित्र में प्रकाश तथा छाया का बड़ा प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। कप्तान काली वर्दी पर लाल
पेटी बांधे हुए हैं। लेफ्टिनेंट तथा एक छोटी लड़की पीली ड्रेस पहने हुए दिखाई दी गई है। ये रंग भी विजय का प्रतीक है। देखिए रंग, ये जो रंग है पीला, जो ड्रेस बनाई गई है वो विजय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, लड़की की पेटी यानी बेल्ट से एक सफ़ेद मरा हुआ चूजा लटक रहा है जो दुश्मन की पराजय का दर्शाता है। देखिए मैंने कहा ना, पहले के समय में जो हुआ करता था, जो हमारे लोग हुआ करते थे, वो क्या संकेतों का प्रयोग किया करते थे। तो उसने, जो लड़की है, उसने सफ़ेद जो चूजा लटका रखा है। इससे क्लियर पता लगता है कि जो दुश्मन को उसने पराजित करके आई हुई है। ठीक है, पृष्ठभूमि में एक ड्रम बजाने वाला सिपाही प्रयाण में गति शक्ति भरने के लिए खड़ा है। यानी देखिए पुराने समय में जो बुगल बजाई जाती थी, शंख बजाई जाती थी, वो शंख इसलिए बजाई जाती थी कि आपके अंदर जोश भरने के लिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी NIOS के जो है बुगल बज चुकी है, डेट शीट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, और आप बैठे हुए सिर्फ शकल मत देखिए, बार बार उसको कोशिश कीजिए। और इस चैप्टर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए कि इसमें मेन बात पर मैंने किस चीज़ पर फोकस किया है। ठीक है, तभी जाके आपको सफलता जो है आपके कदम चूमेंगी। ठीक है, पृष्ठभूमि में एक ड्रम बजाने वाला सिपाही दिखाया गया। यह चित्र व्यक्तियों के साथ पारंपरिक सैन्य चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी जो है सैन्य चित्रों का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दोस्तों हमने जो ये पूरा पढ़ा है, इससे हमें एक बात तो जरूर समझ में आ गया है कि पुण्य जागरण काल जो है एक तरह से पुण्य जन्म के काल माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हर एक चित्र की अपनी विशेष गमाओं के लिए जाना गया है। काफ़ी उन्होंने अच्छी बात प्रदर्शित करने की कोशिश किया है, और उनकी जो जितने भी चित्र थे उसमें रहस्यमय बात बहुत कुछ दिखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने ऐसे चित्र बनाए हैं जिसका अपना एक विशेष गुण प्रदर्शित करता है। कहते हैं पुण्य जागरण का अर्थ ही है पुण्य जन्म। यह सब प्राचीन यूनानी के प्राचीन सभ्यता पुण्य जागरण की ओर संकेत करती है कि पुण्य जागरण यानी जब जागा तभी सवेरा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो रात्रि के समय पढ़िए, जब भी मर्जी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना जब जागा तभी सवेरा। अगर नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे। यह युग 3 हिस्सों में बांटा गया था: प्राथमिक पुण्य जागरण, उच्च पुण्य जागरण, अति पुण्य जागरण। इस युग की कला में मानवीय शारीरिक संरचना पर सुधार के प्रक्षेपण में काफ़ी जोर दिया गया। कला और स्तंभीय प्रकृति का प्रयोग भी किया गया। इसमें कला की संरचना और नाटकीय प्रकाश छाया का मिश्रण इस युग की विशेषता थी। देखिए इसमें संरचना, कला संरचना और नाटकीय प्रकाश छाया के विशेष मिश्रण दी गई थी। इस युग में प्रमुख कलाकार में, ठीक है, मासा चुवियो, वित्तियोचेली, लियोनार्डो डा विंची, रैफेल, माइकल एंजेलो, रेम्बा, रूबेनेस। ये नाम जो है दोस्तों ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि पुण्य जागरण काल के कुछ कलाकारों के नाम बताएं या 2-3 कलाकारों के नाम बताइए, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अगला सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें NIOS CBSE की सभी पढ़ाया जाता है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, कोई बच्चा NIOS CBSE का होगा तो क्या पता उसको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, हेल्प देखिए दोस्तों, हेल्प करना तो आपका काम है। देखिए कहते हैं ना भलाई करने के लिए हमें किसी चीज़ की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं ना आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो क्या आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते, इतने मेरे लिए नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं भी कीजिए कोई बात नहीं, तो आपकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी सोच हमेशा सदैव अच्छी रहेगी और मेरा यही रहेगा, दिल से दुआ यही निकलती रहेगी कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ और अपने माता पिता को खुश कर दो। क्योंकि मेरा यही विश्वास है कि माता पिता खुश रहेंगे। कहना माता पिता, क्योंकि संसार को माता पिता के समान माना जाता है। आपने कहावत भी सुना होगा कि जब गणेश जी को कहा गया कि आप परिक्रमा कीजिए पूरा विश्व का और कार्तिक जी का, तो कार्तिक जी विश्व के परिक्रमा करने चले गए, लेकिन माता पिता को गणेश जी ने परिक्रमा करके ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही जो हैं वो विश्व के समान है, यानी वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा ज्ञान दर्शक है। तो इसलिए दोस्तों मैं इसी आशा के साथ कि आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों को बताएंगे भी इस चैनल के बारे में। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके बाय।